In the previous lecture, we have already discussed about the monobasic liquid dosage form, which comes under the category of liquids to be instilled into body cavities, and we have already discussed about the two categories of liquid to be instilled in the body cavities, that are Dutches and ear drops. So today we will discuss about the nasal drops and nasal spray. जो नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाती है, दैट इज nasal drops and nasal spray. नेजल ड्रॉप्स और नेजल स्प्रे आ जाते हैं। जो हम लास्ट टाइम हमने डचेस के बारे में और ईयर ड्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेजल ड्रॉप्स के बारे में एंड नेजल स्प्रेज के बारे में। जो नेजल ड्रॉप्स होते हैं, बेसिकली ये एक एक्वस प्रिपरेशन होती है जिसको नॉस्ट्रिल में इंस्टिल्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की हेल्प से इसको नॉस्ट्रिल में हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंस्टिल्ड करते हैं। किस लिए होता है? मोस्टली जो नेजल ड्रॉप्स होते हैं और जो नेजल स्प्रेज होते हैं, ये बेसिकली सिमिलर ही होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस ये होता है कि जो नेजल ड्रॉप्स होते हैं वो जो स्वेलिंग होती है, नेजल म्यूकोसा में स्वेलिंग होती है, उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। नेजल स्प्रे होती है जो नेजल कंजेशन हो जाती है, कई बार होती है जकड़न सी होने लग जाती है, जो लंग्स होती है हमारी जकड़ने लग जाती है, जिसके कारण जो रेस्पिरेशन है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो ये जो स्प्रेस होते हैं वो यूज होते हैं टू रिड्यूस द नेजल कंजेशन। जो नेजल कंजेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। आपको पता है कि जो हमारे नॉस्ट्रिल होते हैं इसमें सीलिया होता है, तो जब भी हम नेजल ड्रॉप्स की प्रिपरेशन करते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखना होता है कि इसमें जो व्हीकल यूज होएगा वो ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा ऑयली होगा तो वो क्या करेगा, जो हमारी सीलिया की मूवमेंट है, जो हमारी नॉस्ट्रिल में सीलिया होता है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, फॉरेन पार्टिकल्स को जो अंदर एंट्री नहीं करने देती, उसको डिस्चार्ज करती है, उसको फिल्ट्रेशन का काम करती है। वो सीलिया क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर हम बार बार इसका यूज करेंगे और ऑयली सब्सटेंस इसमें यूज किया गया है नेजल ड्रॉप में, तो वो हमारे लंग्स में डिपॉजिट होता जाएगा। जैसे जैसे वो डिपॉजिट होएगा, रिपीटेड यूज पे वो डिपॉजिट होता जाएगा, उसके लिपिड के पार्टिकल्स होंगे वो डिपॉजिट हो जाएंगे। अल्टीमेटली वो क्या कर देंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे, हमारी लंग्स में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देंगे, एंड दैट विल कॉज द लिपोइडल निमोनिया। लिपिड निमोनिया भी कहते हैं जिसको, ये लिपिड निमोनिया कॉज कर देगा। सो हमें ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो नेजल ड्रॉप्स क्या होती है, दीज आर द एक्वस प्रिपरेशन। एक्वस प्रिपरेशन होती है, क्या फंक्शन होता है ये, जो स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस कर देती है, रिड्यूस द स्वेलिंग। और जो नेजल स्प्रेज होते हैं वो किस में हेल्पफुल होते हैं, दैट आर हेल्पफुल टू रिड्यूस द नेजल कंजेस्टेड। जब हमारी जो चेस्ट है वो कंजेशन हो जाती है तो इसमें रिड्यूस नेजल कंजेशन, इसको रिड्यूस कर देती हैं। और जो नेजल ड्रॉप्स होती हैं ये स्वेलिंग को रिड्यूस कर देती हैं, जो कि नेजल म्यूकोसा में होती है। अब इसके प्रिपरेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, फॉर्मुलेशन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले व्हीकल की बात करें तो व्हीकल में इसमें जो व्हीकल यूज किया जाता है वो क्या होना चाहिए, शुड बी आइसोटोनिक होना चाहिए विद द नेजल म्यूकोसा पीएच। जो नेजल म्यूकोसा की पीएच होती है ना, उसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए, यानी न्यूट्रल पीएच होनी चाहिए।
जिसमें हम टॉनिसिटी एडजस्टिंग मटेरियल यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं 0.9% वेट बाय वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं। तो इसमें जो फॉर्मुलेशन होती है, फॉर्मुलेशन की बात करें, फॉर्मुलेशन में क्या यूज करते हैं, सबसे पहले नेजल व्हीकल, नेजल व्हीकल, और इसको हम क्या कह सकते हैं, टॉनिसिटी एडजस्टिंग मटेरियल, और टोनिसिटी एडजस्टिंग मटेरियल। क्या यूज करते हैं इसमें, 0.9% वेट बाय वेट सोडियम क्लोराइड NaCl यूज किया जाता है। और इसमें फॉर्मुलेशन में फिर हम विस्कोसिटी कि कितना विस्कस होना चाहिए, जो हमारे नेजल म्यूकोसा में जो सिक्रीशन, नेजल सिक्रीशन होती है, उसकी विस्कोसिटी से मैच करना चाहिए। तो इसमें विस्कोसिटी इस तरह की होनी चाहिए, जो भी हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो इसमें जो विस्कोसिटी नेजल म्यूकोसा के सिक्रीशन के साथ मैच करे। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 0.5% मिथाइल सेलुलोज, 0.5% मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज यूज किया जाता है विस्कोसिटी को सेट करने के लिए लेजर ड्रॉप्स की प्रिपरेशन में। उसके बाद बफर, अब इसमें जो बफर कैपेसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, ये लो बफर होना चाहिए, इसमें माइल्ड बफर कैपेसिटी होनी चाहिए। उसके लिए अगर ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्कली होगा, अल्कली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये, तो ये क्या करेगा, जो सीलिया होगा ना उसको डैमेज कर देगा। तो बफर एडजस्टमेंट के लिए इसमें क्या यूज किया जाता है, फॉस्फेट बफर 6.5 pH का यूज किया जाता है। तो बफर कैपेसिटी कैसी होनी चाहिए, जो व्हीकल है उसकी बफर कैपेसिटी, बफर उसकी बफर कैपेसिटी कितनी, इसकी बफर कैपेसिटी को एडजस्ट करने के लिए हम फॉस्फेट बफर यूज करते हैं, फॉस्फेट बफर जो कितनी pH कर देता है, 6.5 pH, जो कि हमारी नेजल म्यूकोसा के साथ मैच करती है। और कैसा होना चाहिए व्हीकल, कंपैटिबल होना चाहिए मेडिकामेंट के साथ, जिसको यूज कर रहे हैं उसके साथ कंपैटिबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए मेडिकामेंट के साथ, और इस तरह का होना चाहिए कि वो जो सिलरी मोशन है हमारे नेजल म्यूकोसा में, जो सिलरी मूवमेंट है उसकी मूवमेंट को इंटरफेयर ना करे। अपना मेडिकामेंट जो कि टारगेट एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे अपना थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, थेरेपेटिक एक्शन शो करे, इंस्टेड की सिलरी मूवमेंट को अगर कोई इफेक्ट करेगा तो मे बी कुछ डिजीज भी कॉज कर सकता है, जैसे लाइपोडियल लिपिड निमोनिया कॉज कर रहा था। लिपिड निमोनिया किसके कारण हो जाता है, अगर हम जो व्हीकल है जो यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा ऑयली होगा, ऑयली होने के बाद उसका रिपीटेड यूज हो रहा है तो वो लंग्स में लिपिड की डिपोजिशन हो जाएगी। वो डिपोजिट होने के बाद क्या करेगा, लंग्स को इन्फ्लेमेशन, अब इतना सारा इकट्ठा हो गया, लंग्स इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसमें रेस्पिरेटरी में भी, रेस्पिरेशन में भी प्रॉब्लम होगी, दैट विल कॉज अ लिपिड निमोनिया। अब इसमें दिस इज ऑल अबाउट द व्हीकल, व्हीकल किस तरह का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, ये तो फॉर्मुलेशन में किस तरह की मेडिकामेंट्स इसमें यूज की जाती हैं। मेडिकामेंट्स में एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज की जाती है, मेडिकामेंट्स मेडिकामेंट्स में इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज किया जाता है,
एंटी इंफ्लेमेटरी में एग्जाम्पल है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेजल ड्रॉप्स की प्रिपरेशन के लिए, एंड डीकंजेस्टेंट यूज किया जाता है। डीकंजेस्टेंट में फिनाइल एस्प्रिन हाइड्रोक्लोराइड टेट्राहाइड्रोजोलिन हाइड्रोक्लोराइड यूज किया जाता है एज ए डीकंजेस्टेंट। कंजेस्टेंट डीकंजेस्टेंट में जो यूज किया जाता है फिनाइल एस्प्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड फिनाइल क्लोराइड एंड टेट्राहाइड्रोजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। टेट्राहाइड्रोजोलिन हाइड्रोक्लोराइड इज यूज्ड एज अ डीकंजेस्टेंट, मतलब कि डी मतलब कि रिमूवल, कंजेस्टेंट जब कंजेशन होती है उसको रिमूव करने के लिए यूज होता है। और इसमें क्या यूज होता है, सिम्पैथोमिमेटिक्स यूज किया जाता है। सिम्पैथोमिमेटिक्स मिमेटिक्स का यूज किया जाता है। सिम्पैथोमिमेटिक्स में क्या आ जाता है, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। एग्जाम्पल ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड। जो सिम्पैथोमिमेटिक होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना उसमें एक फाइबर्स होते हैं, उसको पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के नाम से ये फाइबर्स होते हैं, और उसमें जो इम्पल्स होती है ना वैसा ही रिस्पॉन्स देने के लिए जो एजेंट्स होते हैं यूज किए जाते हैं, उन एजेंट्स को क्या कहा जाता है, सिम्पैथोमिमेटिक्स। मिमेटिक्स का मतलब ही होता है कि मिमिक करना, कॉपी करना। सिम्पैथो यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो फाइबर्स है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स है, उसको कॉपी करता है, उनके जो इम्पल्स है उसी तरह से इम्पल्स का इफेक्ट शो करता है। So these are the medicaments which are used for the preparation of the nasal drops and nasal sprays। तो इसमें एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे for the preparation of 10 ml of ephedrine, अगर हम प्रिपरेशन करें 10 ml ephedrine हाइड्रोक्लोराइड की, एग्जाम्पल prepare and dispense 10 ml of ephedrine हाइड्रोक्लोराइड nasal ड्रॉप्स है या फिर सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। 10 ml की, आपको पता ही नेजल जो ड्रॉप्स होती हैं ये बहुत ही स्मॉल कंटेनर में आती है, छोटे कंटेनर में आती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े 200 ml 100 ml इतनी ml की नहीं, छोटी इसके कंटेनर्स होते हैं। तो इसमें क्या यूज किया जाता है, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, इफेड्रिन जो इसका मास्टर फॉर्मूला है, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड, उसके बाद क्लोरोब्यूटानॉल एंड सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अब इसकी क्वांटिटी, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 ग्राम 0.5 ग्राम
and chlorobutanol 0.5 gram, sodium chloride 0.5 gram and water 100 up to 100 ml। So this is the master formula। इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करना होगा, इफेड्रिन हाइड्रोक्लोराइड है, क्लोरोब्यूटेनॉल है एंड सोडियम क्लोराइड है, इसको वाटर में डिसॉल्व करना है। डिसॉल्व करने के बाद इसको फिल्टर कर देना है। जब ये प्रॉपरली फिल्टर करने के बाद जितना वॉल्यूम मेकअप करना है वॉल्यूम मेकअप करके इसको ट्रांसफर कर देना है इन द जो कंटेनर है जिसमें डिस्पेंस करना है उसमें ट्रांसफर करके इसकी लेबलिंग करनी है। लेबलिंग में क्या लिखेंगे, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और इसके कंटेनर किस तरह से यूज होते हैं, इसके कंटेनर आपने देखे होंगे, एम्बर कलर की ग्लास बॉटल्स होती, फ्लूटेड बॉटल्स होती हैं, ठीक है, उसमें ड्रॉपर लगा हुआ होता है, ड्रॉपर का यूज होता है। आजकल प्लास्टिक कंटेनर भी यूज होते हैं, ग्लास की जगह प्लास्टिक कंटेनर भी यूज होते हैं लेजर ड्रॉप्स के लिए। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो हमने इसमें जो लेजर ड्रॉप्स में पढ़ा है कि हमने इसके व्हीकल्स के बारे में पढ़ा। व्हीकल्स के बाद इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी यूज होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स में इसमें क्लोरोब्यूटेनॉल यूज होता है एंड बेंजलफोनियम क्लोराइड भी यूज होता है, दैट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो स्टेबल रहे, उसमें कुछ भी केमिकल या फिजिकल चेंजेस नहीं आए, कोई ऐसे इनकम्पैटिबिलिटी ना हो जाए। उसके चेंजेस को रोकने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। प्रिजर्वेटिव में क्लोरोब्यूटेनॉल यूज किया जाता है एंड बेंजलफोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है, जिसकी क्वांटिटी 0.5% का क्लोरोब्यूटेनॉल एंड 0.5% क्लोरो बेंजलफोनियम क्लोराइड एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। सो दिस इज अबाउट द लेजर ड्रॉप्स। अब लेजर स्प्रेज की बात करें, सो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट स्प्रेज में क्या डिफरेंस आ जाता है, इसमें एक फाइन मिस्ट क्रिएट करने के लिए, जैसे आपने घर में जैसे डीओ का यूज करते होगे, स्प्रेज का यूज करते होगे, तो वो एक मिस्ट के साथ वो ट्रैक में चला जाता है। तो जैसे नेबुलाइजर का यूज करते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि सर्दी लग गई और रेस्पिरेशन में सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या करते हैं, नेबुलाइजर देते हैं। तो नेबुलाइजर में क्या होता है, एक तरह से बड़ी फाइन मिस्ट के साथ वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में डायरेक्टली चला जाता है। वैसे ही इसमें ये कंटेनर होता है जिसको ऑटोमेटाइजर कहते हैं, उसमें प्रेशर लगता है, तो फाइन मिस्ट के साथ जो उसकी कोर्स ड्रॉपलेट्स होती हैं वो म्यूकोसा में काफी देर तक इंटैक्ट में रहती है और अपना जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स है वो डायरेक्टली और बहुत प्रलॉन्ग टाइम के लिए अपना इफेक्ट शो करती है, जिसके कारण ये कंजेशन में नेजल कंजेशन होती है ना, उसमें रिलीफ करती है। सो दिस इज अबाउट द नेजल स्प्रेज। तो इसमें बस यही डिफरेंस है, सिर्फ कंटेनर उसमें ड्रॉपर की हेल्प से डालते हैं, इसमें ऑटोमेटाइजर यूज किया जाता है जो कि फाइन मिस्ट क्रिएट करता है, जैसे एक स्प्रे क्रिएट करता है, जो कि जैसे आप घर में डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, एक तरह से स्प्रे आता है, उसी तरह से आप जो जनरल एग्जाम्पल पे जैसे एडवर्टीजमेंट आती है नॉस्ट्रिल्स की, एकदम से वो प्रेशर इस तरह का उसका कंटेनर होता है, कुछ इस टाइप का कंटेनर होता है उसका, इस टाइप का कंटेनर होता है। और वो कंटेनर क्या होते हैं, जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो एक मिस्ट क्रिएट करता है और जो इफेक्टेड एरिया है जहाँ पे रिस्पॉन्स शो करना है वहाँ पे ये रिस्पॉन्स शो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेनर के बारे में बता दिया। लेबलिंग में आप यही लिखेंगे कि फॉर एक्सटर्नल यूज, स्टोरेज के लिए इसको कूल प्लेस पे रखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेजर ड्रॉप्स एंड लेजर स्प्रेज एंड आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, दैट इज मोनोबेसिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने डिफरेंट इंटरनल यूज के लिए कौन से लिक्विड प्रिपरेशन होती हैं, एक्सटर्नल के लिए कौन सी लिक्विड प्रिपरेशन है, उसके बारे में डिस्कस किया था हमने इसमें। एंड इसमें जो क्वेश्चंस कवर होते हैं मोस्टली डिस्टिंग्विश के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, जैसे सिरप और एलिक्सर में क्या डिफरेंस होता है, लिनेमेंट्स एंड लोशंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, या फिर कुछ डेफिनेशंस भी कवर होती हैं, जैसे ड्रॉट क्या होता है, इरिगेशंस क्या होती हैं, इस तरह से कुछ डेफिनेशंस भी कवर होती हैं इसमें।
एंड नोट भी आ जाता है कई बार, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिरप, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलिक्सर्स, राइट द एडवांटेजेस ऑफ सिरप, राइट द एडवांटेजेस ऑफ लिनेमेंट्स एंड लोशंस एंड देयर डिफरेंसेस। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं एंड दिस इज ऑल अबाउट द मोनोबेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। आपका मोनोबेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म फिनिश हो गया। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे तो हम करेंगे बाईफेसिक। ये मोनोफेज था, एक ही फेज होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बाईफेसिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। सो अभी तक के लिए इतना ही। इसको अच्छे से आप स्टडी करें, क्वेश्चंस भी दे रखे हैं आपकी बुक में डिफरेंट, तो उसको स्टडी करें। सो थैंक यू स्टूडेंट।